राजेश, जरा ये बताइए कि नरसंहार को ऐसे लेकर ऐसा लग रहा है कि सीरीज दर सीरीज आ रही है। एक सीरीज आई बूचा से, उसके बाद अब कहा जा रहा है मारियोपोल, और एक और जगह है जहां पर कहा जा रहा है कि वहां पर 11 लोगों की मौत हो गई है। तो क्या नजर आ रहा है आपको कि बातचीत जो है वो शायद पीछे रह गई है, क्योंकि नेटो का इन्वॉल्वमेंट होना, हथियारों का इस्तेमाल बढ़ना, और अब यह कहना कि बदला लिया जाएगा। किधर देख रहे हैं आप युद्ध के हायर डायमेंशंस को? देखिए शुभंकर, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से लोग मारे गए हैं इरपिन में, और ये बूचा में, इरपिन में, गास्तमल में, और ये बहुत ही दुखदायक बात है। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये भी कहना जरूरी समझता हूं कि अभी तक इन लोगों की शिनाख्त नहीं हुई है। ये लोग कौन थे? रूसी समर्थक थे, यूक्रेन समर्थक थे। तो रूस ने बोला है ये अब तक का उसके ऊपर सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन अटैक है, और इसको यूज किया गया है पूरी पीस प्रोसेस को डीरेल करने के लिए। मैं आपको यही बता दूं, यूक्रेन लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से नाटो देशों को घसीटा जा सके इस युद्ध के अंदर, और पब्लिक ओपिनियन रूस के खिलाफ बनाना बहुत जरूरी है। ये इसका एक हिस्सा हो सकता है, मैं नहीं कह रहा है, हो सकता है। लेकिन जैसा हिंदुस्तान ने, चाइना ने और रूस ने डिमांड की है कि एक इंपार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके और जो अपराधी हैं उनको जो है दंडित किया जा सके। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कई और देशों में भी इसका रिएक्शन हो रहा है। फिनलैंड और स्वीडन ने अभी बोला है कि वो नेटो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, फिनलैंड की सीमा बिल्कुल रूस के साथ सटी हुई है, और ये रेड लाइन है रूस के लिए, जैसे यूक्रेन के लिए थी कि अगर वहां किसी तरह से नेटो मिसाइल या नेटो हथियार आएंगे तो रूस हमला करेगा। तो अपने आप में स्थिति पूरे देश में, पूरी दुनिया में बिगड़ रही है इस वक्त। बुल्गारिया ने वेपन देने का फैसला किया था यूक्रेन को, लेकिन बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया में बहुत बड़ा जलसा हुआ है कल इसके खिलाफ। ग्रीक में जलसे हो रहे हैं डेली इसके खिलाफ कि महंगाई बढ़ रही है। ये युद्ध जो है पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है। हंगरी का बॉयकॉट हो रहा है यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि वो रूस का समर्थन कर रहा है। चीन के विदेश मंत्री ने कार्टून जारी किया ये कहते हुए कि रूस, अमेरिका चाहता है कि हम एक साइड लें। अमेरिका कौन होता है हमें बताने वाला? ताइवान की बात हो रही है। देखिए शुभांकर, पूरी दुनिया में इसका असर हो रहा है, और पूरी दुनिया में पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कल्चर बहुत तेज हो गई है इस वक्त। शुभांकर, नहीं तो राजेश, जो बात आप कह रहे हैं उस बात का पूरा लब्बो लवाब जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि दुनिया के लिए आगे आने वाले दिनों में शांति की या राहत की, महंगाई को लेकर उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि फिनलैंड का जिक्र आपने कर दिया। अब अभी यहां पर यूक्रेन का मसला हल नहीं हुआ है। अगर वो भी यही बात करेंगे तो लाजमी है रूस एक बार फिर कहेगा हमारी संप्रभुता खतरा है। तो जो समाधान हम देख रहे थे इस्तांबुल में, ऐसा लग रहा था कि देखिए वहां से चीजें बड़ी पॉजिटिव हो रही हैं, एक पॉजिटिव नोट पर जा रही हैं। क्या उससे कम से कम यह माना जाए कि वो डिरेल हो चुकी हैं? देखिए शुभांकर, बड़ी उम्मीद थी इस्तांबुल समझौते के बाद कि कुछ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कदम बढ़ रहे हैं, और जब रूस ने अपनी पूरी सेनाएं उत्तरी यूक्रेन से, कीव के मुहाने से और जो है चार्निहाइव से हटाई, तो लग रहा था एक पॉजिटिव माहौल बनेगा और शायद शांति को एक मौका मिलेगा। लेकिन जैसे जो बूचा से रिपोर्ट सामने आई हैं, जिसको रूस बोल रहा है कि डॉक्टर्ड रिपोर्ट्स हैं, देखिए कहीं ना कहीं पीस प्रोसेस को बहुत बड़ा धक्का लगा है। हमें पूरी तरह से नाउमीन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने आप में पीस प्रोसेस को ये बहुत बड़ा धक्का है। और इसके बाद जिस तरह की रिएक्शन अमेरिकन प्रेसिडेंट और खासकर यूके से आ रही है, वो अपने आप में पीस को किसी किसी तरह से दरकिनार करने की एक कोशिश हो रही है। नहीं, ये बहुत अहम जानकारियां राजेश आपने दी, और लगातार पहले दिन से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन इस आपकी बातों से एक बात साफ हो रही है कि दुनिया पर महंगाई का खतरा, जंग का खतरा, परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बरकरार है। उम्मीद करेंगे कि दुनिया इसको समझेगी और शांति की तरफ कदम बढ़ाएगी, लेकिन कम से कम निकट भविष्य में ऐसा नतीजा निकल कर नहीं आ रहा।